हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीएससी की डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो पूछी हुई है सब्जेक्ट वाइज। और उसमें ये हमारा 18th लेक्चर है। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग मेडिवल इंडिया कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, देन विल स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पीडिया पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। पहला है द निजामत ऑफ आरकोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा है द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर से मैसूर राज्य का उदय हुआ, इमर्ज किया। तीसरा है कि रोहिलाखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। जो रोहिलखंड था, रोहिलखंड किंगडम, वो आपको जो टेरिटरीज अहमद शाह दुरानी के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था वहाँ से निकला। तो ये तीन हैं और इसमें कौन सा सही है वो हमको देखना है। सो निजामत ऑफ एयरकोट जो है उसको निजामत ऑफ कार्नेटिक भी बोलते हैं, है ना। सो ये जो है पहले हैदराबाद की जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे उनके ही अंदर में हुआ करते थे। बाद में ये आपको हैदराबाद स्टेट से ये अलग हो गए। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्या है कि जो मैसूर किंगडम है क्या विजयनगर के एम्पायर से निकला है, ठीक है ना। तो ये आपको जो मैसूर किंगडम है वो आपको पार्ट किसकी थी, जो वोडियार फैमिली है ना, वोडियार फैमिली की पार्ट हुआ करती थी। एंड दिस इज़ ऑल्सो वर्सल स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ये भी आपको विजयनगर एम्पायर से ही निकला हुआ है। थर्ड इज़ द जो रोहिलखंड राज्य है उसका गठन कैसे हुआ है कि जो अहमद शाह दुरानी ने जो टेरिटरी को ऑक्युपाई किया था वो सारी टेरिटरी से रोहिलखंड किंगडम निकली है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि 1721 में जब मुग़ल डिक्लाइन होने लगा तो 1721 से आपको 1774 तक एक रुहेलखंड मीन्स जो आपको किंगडम फॉर्म हुआ था जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। बाद में 1774 में वो ब्रिटिश के द्वारा आपको एनेक्स हो गया था, है ना। तो ये आपको अहमद शाह दुर्रानी के टेरिटरी जो ऑक्युपाई किया था उससे निकला हुआ था, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ रॉन्ग। सो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि जो हम द रूइंस ऑफ हम्पी वेयर बॉट टू लाइट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन ऐसे ऑफिसर थे जो रूइंस ऑफ हम्पी मतलब हम्पी के जो भग्नावशेष थे, है ना, उसको प्रकाश में लाया, है ना, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, है ना। तो आपको ये पता होगा कि साउदर्न इंडिया में आपको एक कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्र नदी के किनारे कुछ अवशेष मिले थे और उसको बोलते हैं हम्पी के अवशेष। और ये आपको 1800 ईस्वी में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, है ना, एंटिक्वेरियन एंड इंजीनियर, उसका नाम था कर्नल कोलिन मैकेंजी, है ना। सो कर्नल कोलिन मैकेंजी ने उसको लाइट में लाया था। ठीक है, मतलब खोज एक तरह से आप समझो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें पहला आपसे पूछा गया कि द सतवाहन रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन। मतलब सतवाहन जो है सो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में पार्ट में आपको रूल किए थे। तो सतवाहन आपको यहाँ से दिस इज द पार्ट, ये पूरी ये पार्ट और ये इतना ये यहाँ पे इस रीजन में उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सतवाहन का जो रूल किया था वो वेस्टर्न इंडिया में, सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन दोनों। तो ये आपको सही है पहला। दूसरा है कि द सतवाहन रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक जो है उसको आपको रिपेयर किया था और रीबिल्ड किया था सुदर्शन लेक को। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सुदर्शन लेक है कहाँ पे और इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनके ऑर्डर पे, है ना, एक गवर्नर थे गिरनार रीजन के, है ना, गिरनार के एक गवर्नर थे, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, है ना, पुष्यगुप्त वैश्य। इन्होंने
ये कंस्ट्रक्ट कराया था, मतलब ऑर्डर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और गिरनार के गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, क्लियर। तो ये तो आपको पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या हुआ, सुदर्शन लेक जो रुद्रदामन वन जो थे, सका रूलर थे, उनके समय में इनको रिपेयर और रिनोवेट किया गया था, और बाद में फिर से इसको रिपेयर किया गया था। वो आपको ये 150 एडी में, और देन फिर 415 एडी में, 415 to 425 एडी में आपको स्कंदगुप्त थे, है ना। ठीक है, स्कंदगुप्त के रीजन में, स्कंदगुप्त, है ना। और स्कंदगुप्त के रीजन में हुआ था, उस कौन करवाया था, वो गवर्नर हुआ करते थे परमत्त, तो उनके हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन ने रिपेयर नहीं किया था, तो दिस इज रॉन्ग। सो 1 1 इज द आंसर। समझ में आ गया। सुदर्शन लेक अगर आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि गिरनार में आपको सिचुएटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पे गिरनार के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बनवाया था। इसके बाद सका रोलर रुद्रदामन वन ने 150 एडी में इसको रिपेयर किया था। इसके बाद फिर से स्कंदगुप्त का जब रीजन आया था, स्कंदगुप्त के समय में वहाँ के जो गवर्नर थे परामत्त, उन्होंने इसको रिपेयर कराया था। 2 बार रिपेयर हुआ है, तो सातवाहन के समय में रिपेयर हुआ था, ये आपका गलत हो गया। और यू कैन सी द रीजन दिस एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि तमिलकम वाज द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री डैट इंक्लूड। तमिलकम का रीजन क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलकम जो है प्राचीन तमिल देश हुआ करता था, उसमें कौन कौन सी जगह थी, आज के समय में कौन कौन सी एरिया जी थी जो तमिल देश में, तमिलकम में आपको इंक्लूडेड थी। तो पहला है कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, तो तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु और प्रेजेंट डे श्रीलंका। दूसरा है लैंड्स बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला, ये है आपको प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के एरिया को। और चौथा क्या है कि प्रेजेंट डे केरला, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है ना। तो तमिलकम जो था वो आपको ये सब जो है कि तमिलनाडु और कुछ पार्ट ऑफ श्रीलंका का, तो ये बिल्कुल सही है, बट सिर्फ इतना ही नहीं था, तो दिस इज रॉन्ग। एंड तमिलनाडु और महाराष्ट्र, सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र नहीं था, सम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ द कर्नाटक, सम पार्ट ऑफ द केरला, ये सब भी हैं, है ना। सो दिस इज नॉट अ राइट आंसर, आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट हैं इसमें। सो वी कैन से हियर दैट द तमिलकम जो थे लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स से लेकर के साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला, दैट मीन्स दिस एरिया, है ना। सो दिस इज द तमिलकम। क्लियर। इसमें आप देख लीजिए सम पार्ट ऑफ द केरला, सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका, है ना। तमिलनाडु तो है ही, सम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, इट इज नॉट अबाउट द, इसमें आपको पुडुचेरी है, थोड़ा सा लक्षद्वीप वगैरह जो है वो भी आपका इसमें है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। और साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, सो दिस इज द, सो ये पूरा जो होता था वो तमिलकम हुआ करता था। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच चाइनीज ट्रैवलर इन एंशिएंट इंडिया रोड द डायरी कॉल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल्स टू द मिडिल इंडियन। ये कौन सा चीनी यात्री थे जो जब वहाँ पे जो मिडिल इंडिया में, मध्य भारत में जब वो यात्रा की थी, तो उन्होंने एक डायरी लिखी थी। उसमें डायरी का शीर्षक क्या था, डायरी का नाम क्या था, रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल, कि मिडिल इंडिया में हम ट्रैवल किया है, तो उसमें उनके क्या एक्सपीरियंस थे। तो वो कौन थे, क्या वो वांग वेनसी थे, या वेनसांग थे, या इसिंग थे, या ली इवियाओ थे। तो ये आपसे पूछा है। तो वेनसंग जो थे वो आपको, ये जुआंगजैंग है जिसको वेनसंग भी बोलते हैं, ये आपको 7th सेंचुरी के समय में चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, है ना। ये इंडिया में आए थे, तो किसके शासनकाल में आए थे, हर्षा के शासनकाल में ये आए थे। और इन्होंने एक लिखी थी रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रैवल्स टू द मिडिल इंडिया, उसका नाम था CU की। ठीक है ना, समझ में आ गया। सो दिस इज द आंसर B, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि एक हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ये आपको गलत इसमें आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर जो है वो आपको हरिहर और बुक्का ने, है ना, हक्का और बुक्का राय, हरिहर राय और हक्का राय और बुक्का राय ने, ये जिसको हरिहर भी बोलते हैं, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी।
अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में गलत हो गया है, बट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कालिला व दिमना पुस्तक किसका अरबी अनुवाद है। मतलब कि एक किताब है कालिला व दिमना, वो किसी एक इंडियन बुक है, उसका अरबिक में इसको ट्रांसलेट किया गया हुआ है। सो ये कौन सी बुक है? सो हितोपदेश है, पंचतंत्र है, शौर्य सिद्धांत है और कथा सरित सागर है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कालिला व दिमना बुक जो है वो आपको पंचतंत्र जो है उसकी आपको अरबिक ट्रांसलेशन है। सो यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द एक्सप्लानेशन। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के रॉयल सेंटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से कौन सा सही है? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट में हुआ करते थे रॉयल सेंटर। इसमें 60 से ज़्यादा इंक्लूड्स ओवर 60 टेम्पल्स इसमें हुआ करते थे, है ना। पूरी एनसीईआरटी की लाइन ही है। अबाउट 30 बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेज एट द साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेस। 30 ऐसे साइट उसमें वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थी, है ना। 30 आपको उसमें प्लेस पे 30 आपको भवन पर्सन थे, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थी। तो ये आपको तीनों के तीनों सही है। यू कैन सी द एनसीईआरटी। द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। Although designed as a royal center, it included over 60 temples. Clearly, the patronage of the temples and cults was important for rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrines. Then, about 30 building complexes have been identified as palaces. These are relatively large structures that do not seem to have been, ये आपको एनसीईआरटी की है और ये सेम 2-3 लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो द आंसर तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो विजयनगर के रूलर हुआ करते थे, उनके टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसमें से कौन सा सही है? पहला है कि द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। की जो क्वालिटी होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट जो है सो फिक्स किया जाता था उस समय। पहला ये है। दूसरा है कि प्राइवेट ऑनर्स ऑफ वर्क्स ऑफ पेड एंड इंडस्ट्री ट्रेज। जो किसी वर्कशॉप के जो प्राइवेट ऑनर होते थे, है ना, निजी स्वामी, है ना, वो आपको प्राइवेट ऑनर जो होते वो इंडस्ट्री टैक्स पे करते थे। नाउ जो विजयनगर एम्पायर थे, विजयनगर एम्पायर में एक ऑपरेसिव टैक्सेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, है ना। तो वहाँ पे आपको 8 टाइप से, है ना, टैक्स पर्पज से विलेज को 8 टाइप्स में बदले 8 टाइप्स में कन्वर्ट किए गए थे। उसमें हुआ करते थे ब्रह्मदेव, देवदान विलेज, है ना, मातपुरा विलेज, सर्वमान्य विलेज, कोडागी लैंड्स, रक्तक कोडागल लैंड्स, गुत्तगी लैंड्स और बाकी 8वां रेस्ट ऑफ द विलेज लैंड्स होते थे। तो 8 ऐसे होते थे, मैंने मेंशन किया है आपको आंसर की में। और जो पहला 4 टाइप्स का होता था, है ना, वो पहले भी थे, जैसे ब्रह्मदेव और देवदान, ये सब पहले भी हुआ करते थे। बाकी 4 टाइप के विलेज जो होते थे विजयनगर एम्पायर में ही आए थे। ठीक है ना। तो ये आपको द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स डिपेंडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो ये इससे आपको टाइप्स ऑफ विलेज बनाया गया था टैक्स पर्पस के लिए। तो पहला आपका सही है। दूसरा है कि प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्री टैक्स, यहाँ पे वो भी लिखा था कि जो मर्चेंट गिल्ड्स होते थे वो आपको गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते थे उस पर टैक्स लगा सकते थे अगर उसको सोल्ड करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, और उनको देने पड़ते थे इंडस्ट्री टैक्स। तो ये दोनों के दोनों आपके सही है। सो दिस इज़ द एक्सप्लानेशन कि कौन कौन से ब्रह्मदेव, देवदान, है ना, मंदिर को दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली राइटर एक थे नूनीज। नूनीज ने कहा था कि द वीमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द, कौन सी चीज़ों में विमेन, जो विजयनगर एम्पायर की जो विमेन थी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थी? रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में और सूत सेइंग मतलब भविष्यवाणी, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपको। तो ये देखो, अब इसमें क्या है कि विजयनगर एम्पायर में विमेन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सही थी और विजयनगर एम्पायर में बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस मिलती है जहाँ पे देखी जाती है कि विमेन पॉलिटिकल, सोशल लाइफ, लिटरली लाइफ में ये आपको पार्टिसिपेट करती थी। रेसलिंग, है ना, तलवार रखना, है ना, म्यूजिक, है ना, आर्ट्स, इन सब में आपको विजयनगर एम्पायर के लोग
बहुत ज़्यादा विमेन जो थी वो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। तो न्यूनीज ने लिखा है ना, कि द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर हैज़ ऑल्सो विमेन हु रेशियल and others who are astrologers and soothsayers, and he has women who write all the accounts of expenses that are incurred inside the gates and others whose duty it is to write all the affairs of the kingdom। मतलब आपको सारी काम उनको दिए जाते थे। तो एक एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथसेइंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर, है ना, उस पर क्वेश्चन आते हैं। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड ए कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। रिवर से कैपिटल सिटी तक एक कैनाल बनाया और डैम बनाया। कौन ऐसा पर्सन था? क्या वो देवराय जी थे, या मल्लिकार्जुन थे, या वीर विजय थे, या विरूपाक्ष थे? तो विजयनगर का जो है, आपको ये जो कैपिटल सिटी बनाने की जो क्रेडिट है वो जाती है देवराय की। और इनको, देवराय को ऐसा फील हुआ कि वाटर की स्कार्सिटी है ना, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर की स्कार्सिटी है। तो इन्होंने क्या किया, 1410 ईस्वी में एक बैरेज बनाया था तुंगभद्रा रिवर पे, और एक 24 किलोमीटर एक्विडक्ट तुंगभद्रा रिवर से लेकर के जो कैपिटल बनाया था उन्होंने, विजयनगर सिटी, कैपिटल सिटी, वहाँ तक कैनाल बनाया था। सो दिस इज द राइट आंसर, देवराय 1 प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर्स ऑफ 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। अब जाट पीजेंट लीडर कौन कौन थे, है ना, मुगल के समय में कौन थे, 17th सेंचुरी में और अर्ली 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में कौन कौन जाट पीजेंट लीडर हुआ करते थे? क्या बदन सिंह थे? अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाए। बदन सिंह, राजा राम जाट, गोकुल जाट और चूड़ामन जाट। तो मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले जो थे गोकल थे। ठीक है, गोकल, ये आपको इतना याद रखें कि 1669 AD में, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया था, है ना। और मुग़ल गवर्नर जो हसन अली थे, इनको मार दिया था, है ना। तो ये आपको एक मतलब ज़मींदार थे, है ना, गोकुल जाट जो थे वो ज़मींदार थे, गोकल जाट, और उनको जो है सो मुग़ल गवर्नर हसन अली ने मारा था। तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखें। गोकल के बाद आते हैं राजा राम, गोकल के बाद आते हैं राजा राम 1685 में। ये भी आपको एक जैसे ये तिलपत के ज़मींदार थे, या आपको सिंसना के ज़मींदार थे, है ना। तो ये इसको जो है, ये जो राजा राम थे, इनको राजा बिशन सिंह कछवाहा अम्बेर के जो थे, इनको मारा था, है ना। तो राजा राम। इसके बाद इसका आता है चूड़ामन। चूड़ामन जो है ये आपको 1704 ईस्वी में, 1704 में चूड़ामन जो थे वो आपको राजा राम के नेफ्यू हुआ करते थे, है ना। समझ में आ गया? तो ये भी आपको ध्यान ही, बंदा बहादुर की जो कैंपेन वगैरह होती थी, उस बंदा बहादुर की जो कैंपिंग थी, है ना, भरतपुर स्टेट को क्रिएट किया था चूड़ामन ने, है ना, भरतपुर स्टेट को क्रिएट किया था, और मुग़ल को असिस्ट किए थे, है ना, बंदा बहादुर के अगेंस्ट जो कैंपेन था उसमें। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं बदन सिंह, बदन सिंह, और जो सबसे फेमस हैं वो हैं सूरजमल। ठीक है, सो बदन सिंह और इसके बाद सूरज सिंह। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली, इनको राजा का टाइटल दिया था, किसको? बदन सिंह को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बदन सिंह के एडॉप्टेड सन हुआ करते थे, वो थे सूरजमल। तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गया। इट्स अ गोकुल जाट, गोकल जाट, देन राजा राम, देन चूड़ामन, देन बदन सिंह, देन सूरजमल। तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमर नायक ऑफ विजयनगर। विजयनगर में अमर नायक कौन हुआ करते थे? ये आपको, आप ये जो है, जो आपको NCERT से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमर नायक क्या होते थे, वहाँ पे बात किया गया है कि राय कौन होते थे और नायक कौन होते थे। और अमर, ऐसा माना गया है कि अमर जो है वो आपको संस्कृत वर्ड समर से आया हुआ है। समर, समर का मतलब होता है, समर का मतलब होता है बैटल या वार, ठीक है ना। और ये अमर जो वर्ड है, ये पर्शियन वर्ड अमीर से होते हैं, जो अमीर का मतलब होता है हाई नोबल। आपको ये ध्यान रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है।
नाउ क्वेश्चन ये पूछा है कि द अमर नायक वेयर मिलिट्री कमांडर्स हु वेयर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय। पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है कि द इन लीव ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कॉन्टिजेंट दे वेयर पेड इन कैश, उनको कैश में पे किया जाता था, ठीक है। तीसरा क्या है, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट एंड एलिफेंट्स, ये बहुत मतलब कि आपको सैन्य दल रखते थे और हाथी भी रखते थे, सो मेंटेन करते थे। तीसरा ये कहता है। चौथा है कि दे यूज टू सेंड ट्राइब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। ये जो अमर नायक हुआ करते थे वो आपको राजा को सालाना आपको ट्राइब्यूट देने जाते थे और रॉयल कोर्ट में प्रेजेंट भी होते थे, वो अपनी लॉयल्टी गिफ्ट के साथ लॉयल्टी को दिखाने के लिए। ये आपको पूरी चीज़ें दी हुई है। नाउ अगर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखो, among those who exercised power in the empire were military chief who usually controlled forts and had armed supporters। military chief, these chiefs कौन सा military chief often moved from one area to another and in many cases were accompanied by the peasant looking for fertile land on which to settle, ठीक है ना। these chiefs कौन, सिर्फ military chiefs, उसको बोलते थे नायक, ठीक है ना। और वो तेलुगु और कन्नड़ स्पीक करते थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। मेनी नायक submitted to the authority of the king of Vijayanagar but they often rebelled and had to be subdued by military action। कभी कभी ये ऑथोरिटी, कभी कभी किंग को, ये नायक लोग जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, किंग को सबमिट करते थे ऑथोरिटी, ठीक है ना, कि आप मेरे ऑथोरिटी हो, और समटाइम रिवेल्ड करते थे। द अमर नायक सिस्टम वाज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और ये नायक जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे वो विजयनगर एम्पायर में हो गए अमर नायक। It is likely that many feature of this system were derived from the इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इक्ता सिस्टम जैसे हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में, उसी तरह ये सिस्टम अमर नायक वाली सिस्टम थी। द अमर नायक वेर मिलिट्री कमांडर्स, यहाँ तक समझ में आ गया। हु वेर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राय, उनको, तो ये देखिए आपका लिखा हुआ है द अमर नायक वेर मिलिट्री कमांडर हु वेर गिवन द टेरिटरी टू गवर्न बाय द राय। समझ में आ गया, ये पूरी लाइन आपको पूछ दे दिया है। ये इनका ड्यूटी था कि पीजेंट से आपको ड्यूज कलेक्ट करनी है, टैक्स कलेक्ट करनी है, क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स उस एरिया के जो उनसे उस टैक्स कलेक्ट करनी है ना। देन ये भी देखिए आप, दे रिटेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो जितना कलेक्ट करते थे उसमें कुछ पैसे वो आपको पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे। कॉन्टिजेंट जो सैन्य दल होते थे उनको मेंटेन करने के लिए, हॉर्स और एलिफेंट को मेंटेन करने के लिए पैसा रख दिए जाते थे। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो विजयनगर किंग को वो आपको ये सैन्य दल और इसके फोर्सेस से सपोर्ट करते थे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कुछ पैसा जो रेवेन्यू होती थी वो टेम्पल को मेंटेनेंस और इरिगेशन वर्क को मेंटेन करने के लिए दिए जाते थे। इसके बाद है द अमर नायक सेंट ट्राइब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट्स टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। सेम लाइन आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आप समझिए, ठीक है, तो ये भी सही हो गया, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट, और ये भी सही हो गया। सो 1, 3 एंड 4 इज राइट। और कैश में नहीं पे किए जाते थे, इट्स लाइक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था जिसको, जैसे इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत में होता था उस तरह से होता था, तो कैश में नहीं पे किए जाते थे। सो 2 शुड नॉट बी राइट, सो बी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डोमिंगो पेस द मेडाइवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ, किस सिटी के बारे में बात किया है। तो ये तो मदुरई के बारे में, विजयनगर, अरिकमेडू और गिंगी, तो ये बात किया है विजयनगर एम्पायर के बारे में, है ना। इनको बोला, विजयनगर एम्पायर को स्प्रॉलिंग सिटी बोला है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दिस, अ स्प्रॉलिंग सिटी, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डोमिंगो पेस डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर, ठीक है ना। तो ये पूरा आपको लिखा हुआ है, इन्होंने सिटी को तुलना किया है, आई सॉ फ्रॉम वेंस सेम टू मी एज लार्ज एज रूम से कंपेयर किया है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत सुंदर दिखता था, गार्डन्स है, हाउस है, वाटर हुआ करते थे, लेक्स हुआ करते थे, है ना। तो ये सब आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद इसमें आपको
देखो इसमें आपको ये भी याद रखना है, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर एंड देयर नायक रिकॉर्डिंग डोनेशन टू टेम्पल एज वेल डिस्क्राइबिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैव बीन रिकवर्ड. Several travelers visited the city and wrote about it. Notable among their accounts are those of an एक इटालियन ट्रेडर जो निकोलो डे कॉन्टी थे, जो एन एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रज्जाक जो पर्शिया के लोगों ने भेजा था, अ मर्चेंट नेम्ड अफांसी निकतीन फ्रॉम रशिया. ठीक है ना, ये सारी सिटी में विजिट किए थे. तो अब्दुल रज्जाक, निकोलो डे कॉन्टी आपने समझा इटली का सुना होगा, अब्दुल रज्जाक सुना होगा. आपको याद रखना है कि मर्चेंट एक थे, उसका नाम था अफनाशी निकतिन. ये इसलिए याद रखना है बिकॉज इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, रशिया के थे. तो ये सब जो है सो विजिट किए थे. ठीक है, ऑल ऑफ हिम विजिटेड द सिटी इन द 15th सेंचुरी, है ना. ये सब 15वीं शताब्दी में आपको विजिट किए थे. अब अगर आप इसमें भी पूछा जाए क्वेश्चन कि 15वीं और 16वीं में, और ड्यूराटे बारबोसा डोमिंगो पेस ऑफ नुनीज, है ना, नुनीज फ्रॉम पुर्तगाल, ये 16th सेंचुरी में आए थे. रट्टा मार लेना इसको, इस पर क्वेश्चन हो सकता है. कौन कौन? निकोलो दे कॉन्टी इटली, अब्दुल रज्जाक पर्शिया के भेजा गया था, पर्शिया के रूलर भेजा था. देन मर्चेंट कौन थे? अफानासी निकतन रशिया का, ये सब 15th सेंचुरी में किया था. 16वीं शताब्दी में डोमिंगो पेस, न्यूनीज, है ना, और ड्यूरेटे बारबोसा 16th सेंचुरी. ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स इज नॉट करेक्टली, कौन सा सही से मैच नहीं है? तो उसमें है नगर कन्नी, नट्टर, यूप और वीरागल. अब नगर कन्नी जो होगा, जो नगर के द्वार, नगर का जो लैंड होता था, जो नगरम, है ना, जो नगर का लैंड होता था, सिटी की जो लैंड होती थी, है ना, एंड जो अर्बन सेटलमेंट होती थी, जो नगर होती थी, उसकी जो लैंड ओन किए जाते थे, उसको बोलते थे नगर कन्नी. तो पहला तो आपका सही है. नट्टर जो होते थे वो आपको एक जो तमिल एंशिएंट तमिल सोसाइटी में नत्तर को मतलब बोला जाता था लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेट्स, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट. ठीक है ना. तो ये मेल सर्वेंट डिटी नहीं हुआ करते थे. इट्स अ लोकल जो चिप्टेंस होते थे या लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वो उसको बोलते थे नट्टर. यूप जो होते थे, दिस इज द सेक्रेटरी, तो नॉट करेक्ट, तो ये हो गया. यूप जो होते थे दैट्स अ सैक्रिफिशियल पोस्ट, जो वैदिक रिचुअल वगैरह में देखे जाते थे, यूज किए जाते थे ये टर्म, है ना, एनिमल को सेक्रीफाई करने को यूप, है ना. एंड वीरागल जो होते थे, वीरागल जो है दिस इज द रेफर टू द हीरो स्टोन इन द तमिलनाडु एरिया. तमिलनाडु एरिया में जो वीरागल होते थे वो हीरो स्टोन बोला जाता था, है ना. और ये आपको जो हीरो स्टोन क्या होता था कि किसी किंग या किसी जो युद्ध में लड़ गया जो वॉरियर है ना, और वो बैटल में अगर डेथ हो जाती है तो उनके लिए एक स्टोन को इरेक्ट किया जाता था, स्टोन को इरेक्ट किया जाता था, इसलिए बोलते थे हीरो. नाम से क्लियर है, वीर, है ना. सो वीर के लिए स्टोन लगाए जाते, कोई वॉरियर हो गया, कोई किंग हो गया जो बैटल में डेथ कर गया, तो उसके लिए एक हीरो स्टोन लगाया जाता था. सो दिस इज ऑल्सो राइट. सो आंसर हो गया नट्टर. नट्टर जो होगा, जो एरिस्टोक्रेट ऐसे जिसके पास में लैंड होगा, दैट्स अ नट्टर. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. अगला है कि हु वाज द ऑथर ऑफ ग्वालियर प्रशस्ति. ग्वालियर प्रशस्ति का जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी ऑथर कौन है? ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति आपको एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे यूलॉजी के बारे में बात किया गया है. मतलब जो प्रतिहार किंग है ना, कि उसके जो कौन कौन से किंग आए हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें लिखी हुई है. तो उसमें नागभट्ट है, वत्सराज है, बलादित्य है और कक्कुका है ना. तो इसके पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर. सो ऑथर जो इसके हैं वो है कक्कुक. ठीक है, तो यहाँ पे मिहिर भोज का पूरा इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ था, रीजन में उनके क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा हुआ है मिहिर भोज के बारे में. अब इसमें आपको ये समझना है कि देखो जैसे इसमें कैसे कैसे है. देखो कक्कुका जो है ना, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो कि कैसे कैसे है, नारभट्ट है, नागभट्ट है, इसमें दो हो गए हैं. फिर यशोवर्धन है, चंदुका है, शिलुका है, झोटा है ना. तो ये सब में देखो हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण वाइफ से, है ना, और क्षत्रिय से, है ना, ये होते हैं चार हैं, भोग भात, कक्का, रजिला, दद्दा. तो यू कैन सी दिस इज द यूलॉजी. अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना. वत्सराज, नागभट्ट,
भोज, महेंद्रपाल। तो कहने का है कि इसमें जैसे बलादित्य है ना, तो ये सब जो है सो इनकी आपकी वंश के सारे लोग। अब तो ये आपको ये यूलॉजी के बारे में, मतलब कि उसके मिहिर भोज का बड़ाई आप समझ लो ना, प्रशंसा के बारे में, प्रशंसा करना, दिस द यूलॉजी, दिस इज द क्रोनोलॉजी, कि उसकी जो आपको कौन कौन कब कब कैसे कैसे आया था, नागभट्ट कब आया था, तो फिर कैसे कैसे किसका कौन बेटा है, तो ये सारी चीज़ें पूरी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं रखो आप, ग्वालियर प्रशस्ति आपको के बारे में है, उसके कौन कौन जो है आपके क्रोनोलॉजी में आया है वो भी उसमें लिखा हुआ है। मिहिर भोज ने जो जो काम वाम किया है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इन मेडिवल साउथ इंडिया। मेडिवल साउथ इंडिया में साइंस के बारे में है। अब इसमें देखिए ये कौन सा सही है। अब इसमें तो बेसिकली चांसेस यही है कि आपको इसमें से शायद ही कुछ पता हो, बट विल सी दिस। तो द कटपयादी सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स विच वाज इन्वेंटेड बाय वरुची ऑफ केरला, द ऑथर ऑफ चंद्र वाक्याज, वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ मून ऑन एनी डे ऑफ द ईयर। अब ये बोला है कि जो संख्या जो न्यूमरल्स है उनकी जो एक कटपयादी सिस्टम हुआ करता था जिसकी इन्वेंशन वरुची ने किया है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गया है ना, और वरुची जो है वो चंद्र वाक्य का ऑथर है, ये भी है। एंड दिस सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ मून ऑन एनी डे ऑफ द ईयर, दिस इज ऑल्सो राइट वन। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है जो इससे पता चलता है, और दिस इज राइट है ना, बिकॉज दिस इज द कटपयादी सिस्टम जो है, एक जो न्यूमरल्स जो नंबर्स होते हैं उसको आपको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना, क्योंकि हर एक न्यूमरल एसोसिएटेड विथ अ कॉन्सोनेंट है ना। तो कटपयादी सीक्वेंस में न्यूमरल्स को कॉन्सोनेंट से आपको रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है ना। और वरुची ने इसका इन्वेंट किया था, जिन्होंने एक चंद्र वाक्य लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। देन दूसरा है कि अच्युत पिसरती, ये सब जितने भी है केरला के हैं, ठीक है ना। अच्युत पिसरती रोट क्या क्या लिखा है, उपराग क्रियाक्रम, उपराग क्रियाक्रम जो इक्लिप्सेज पे आपको टेक्स्ट हुआ करते थे। तो अच्युत पिसरोदी जो थे ये भी केरला के हैं। दिस इज ही वाज अ संस्कृत ग्रामेरियन, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन हुआ करते थे। ये आपको ये ज्येष्ठ देव एक हुआ करते थे। इसमें भी एक और थे जो आप याद रख सकते हैं, ज्येष्ठ देव, ज्येष्ठ देव के अंदर में ये काम करते थे, है ना। तो ये आपको एस्ट्रोनॉमी की और इसके बारे में जानकारी रखते थे। एंड ये जो है ये आपको इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे स्फुत निर्णय, राशिगोला स्फुत नीति, है ना, मतलब राशि जो आप समझ रहे हैं जोडियक है ना, और गोला का मतलब स्फेयर, और उसके जो नीति मतलब रूल्स। तो ये सारी चीज़ें बुक बहुत लिखी हैं। तो एक स्लिप से भी टेस्ट लिखी है जो उसका नाम है उपराग क्रियाक्रम, है ना। लूनर और सोलर इक्लिप्सेस पे इन्होंने लिखी है, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। देन रवि वर्मा ऑफ ये क्या है, महोदयपुरम सेट अप एन ऑब्जर्वेटरी एंड इज ऑल्सो सेट टू हैव इनॉग्रेटेड द कोल्ला मेरा का इनॉग्रेट किया था इन्होंने। तो रवि वर्मा जो है सो महोदयपुरम से एसोसिएटेड हैं, और इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाया था। एंड इन्होंने कोल्ला मेरा को, जो उस समय एक रीजनल कैलेंडर सिस्टम हुआ करता था, वो इन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको केरला के जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, है ना, उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे सही है ना, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नटराज ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड, चोल पीरियड के। तो ये भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नटराज ब्रोंज स्कल्पचर चोल पीरियड के मिले हैं, उसके बारे में ये है। नाउ शिव जी की मूर्ति है आपको, इसमें शिवा इज सोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग तिरोभाव, है ना, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें राइट लेग है ना, राइट लेग, और राइट लेग जो हैं वो डिनोट करते हैं नॉट अ तिरोभाव नहीं, वो है अपस्मर, अपास्मर, है ना, ठीक है ना, सप्रेसिंग द अपसमर। और अपसमर क्या होता है, द डेमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस विद द फुट ऑफ द सेम लेग। तो राइट लेग है ना, और लेफ्ट लेग इनका राइट लेग से मार रहे हैं किसी को, है ना। सो शिवा इज शोइंग बैलेंसिंग राइट लेग से किसी को मार रहे हैं, नीचे में है,
अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो राइट लेग से इनको ये मार रहे हैं। सो दिस इज द अपस्मर, ठीक है, द डेमन, राक्षस है ना, द डेमन ऑफ इग्नोरेंस, है ना। देन सेम टाइम ही रेजेज द लेफ्ट लेग को उठाया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेफ्ट लेग उसको क्या है, भुजंग तरिस्त, समझ में आ गया, स्टांस। सो शिवा इज सोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग त्रसित, ठीक है ना, भुजंग त्रसित स्टांस मतलब भुजंग त्रसित स्टेंस में दिखाया गया है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किकिंग अवे द इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड, जो भक्त है उनके मन से आपको इल्यूजन को, भ्रम को हटाया, माया को मारते हुए दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द, पैर से ये मार रहा है। देन ठीक है ना, विच रिप्रेजेंट तिरोभव, तो तिरोभव जो वहाँ पे आपको लिखा हुआ था, तो तिरोभव जो होगा वो आपको यहाँ होगा। सो जो ये आपको शिवा इज शोइंग रेजिंग हिज लेफ्ट हैंड इन, ये आपको भुजंग त्रसित स्थिति में है, और इसको बोलते क्या है ना, इस रिप्रेजेंट किसको करता है, वो है तिरोभव का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल ये दूसरा सही है। द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और राइट हैंड में इनके डमरू है। देखो राइट हैंड में क्या है, डमरू है ना, तो राइट हैंड डमरू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ तो इसमें ये दोनों तो सही है, 2 and 3 इज द राइट, बट और भी चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या याद रखोगे। सो अपस्मर याद रखेंगे, है ना, लेफ्ट राइट लेग। देन भुजंग त्रसित याद रखेंगे, देन उसको बोलते हैं तिरोभव, है ना, ठीक है, जो माया और इल्यूजन को किकिंग अवे करते हैं उसको बोलते हैं। देन इनके 4 आर्म्स दिखाए गए हुए हैं, तो राइट हैंड में, राइट हैंड का जो पोज है अभय हस्त, है ना, और गेस्चर सजेस्टिंग, है ना, अभय हस्त है एक। द अपर राइट होल्ड द डमरू, ये देखो ये आपको जो है, ये आपको अभय हस्त है, और ये जो अपर राइट हैंड है वो आपको क्या रखा हुआ है, डमरू, हिज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू कीप ऑन द बीट तला। द अपर लेफ्ट हैंड कैरीज फ्लेम, देखो अपर लेफ्ट हैंड की फ्लेम, है ना, वाइल द मेन लेफ्ट हैंड इज हेल्ड इन दोल हस्त, ये भी आप याद रखेंगे, ये अभय हस्त है, और ये नीचे जो है अभय हस्त, और ये हो गया नीचे जो हो गया वो डोल हस्त हो गया, समझ में आ गया। एंड कनेक्ट्स विद द अभय हस्त, दोनों लगभग कनेक्ट कर रहा है। सो इट्स अ दोल हस्त और अभय हस्त को कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपको। देन हिज हेयर लॉक्स फ्लाई ऑन बोथ द साइड्स टचिंग द सर्कुलर जबला माला और द गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स, ये गार्लैंड्स ऑफ फ्लेम्स हैं, ये गार्लैंड्स ऑफ फ्लेम है, उसमें ये जो आपके दोनों हेयर है वो टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी याद रखनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये जितनी भी कीवर्ड्स हैं उसको आप रट्टा मार लो, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत, कौन ऐसी डायनेस्टी है साउथ इंडिया की जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स निकाली वो प्राकृत में और बाद में संस्कृत में निकाला, ठीक है ना। तो ये जो है पल्लवा ऑफ टोंडई मंडलम, द पल्लवा ऑफ टोंडई मंडलम जो हैं उन्होंने सबसे पहले प्राकृत में निकाले, बाद में संस्कृत में निकाले। इसके बारे में भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द पल्लवाज वेयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेक्कन साउथ इंडिया, द टेरिटरी ओवर विच दे रूल्ड वाज, उसको बोलते थे टोंडाई मंडलम, ठीक है। पल्लवा ने आपको कांची को, आपको जो अभी कांचीपुरम है उसको कैपिटल बनाया था, और वो जो कांची जो है उनके समय में टेम्पल सिटी बोला जाता था और वैदिक लर्निंग की बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी, ठीक है ना। सो इसमें आपको और दिखेंगे कि पल्लवा डायनेस्टी जी जो वीर कुर्चा है, स्कंद शिष्य है, सिंहवर्मन है, और सिंहवर्मन वन और द्वितीय है जो है आर मेंशन्ड इन द प्राकृत एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों चीज़ें लिखते थे, द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी लेफ्ट इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत एंड संस्कृत ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट इंडिकेटिंग दैट द पल्लवा डायनेस्टी रूल्ड बिटवीन द 3rd to 4th सेंचुरी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो पहले प्राकृत में भी लिखते थे, बाद में संस्कृत में, तो यू कैन रीड दिस, ये आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन 1856 हैज़ टेकन द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ द हम्पी का सबसे पहला फोटोग्राफ जो होगा, जो रिमेन्स ऑफ हम्पी का है 1856 में, किसने लिया था। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर में जैसे कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो सबसे पहले 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी सबसे पहले विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर को, तो सबसे पहले इन्होंने ही
ruins ऑफ हम्पी को देखा था, ठीक है। इसके बाद हमारे जो अलेक्जेंडर ग्रीनले हैं वो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ लिए थे। सो दिस इज द आंसर। सो फोटोग्राफ किसने लिए थे, ये आपको अलेक्जेंडर ग्रीनले। इसके बाद जेएफ फ्लीट जो है ये आपको यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन बने हुए थे टेम्पल वॉल्स वगैरह पे, उसको डॉक्यूमेंटिंग करना शुरू किया 1876 में। सो दिस इज इन 1856, दिस इज 1800 में सबसे पहले शुरू किया था, फिर फोटोग्राफ लिया था, फिर डॉक्यूमेंट किया था, जितनी भी चीज़ें उस पर लिखा हुआ था। और जॉन मार्शल ने इनका कंजर्वेशन स्टार्ट किया 1902 में। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी, और ये पूरी एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है। सो यू कैन सी दिस 1800, 1856, 76, 1902 और 1986 में हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो ये तो आपको पूरा याद ही रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पद और अर्थ का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग इज करेक्टली, टर्म है और उसका मीनिंग के बारे में बात किया है। सो हु इज द गहपति कौन होते थे, अधिमाई कौन होते थे, वेल्लालर कौन होते थे और उजावर कौन होते थे, ठीक है ना। तो एंशियंट इंडिया में आपको जो गांव होते थे उसमें आपको 3 तरह के लोग होते थे, 3 काइंड्स ऑफ पीपल जनरली उसमें होते थे। नाउ अब जो लार्ज लैंड ऑनर से थे, लार्ज लैंड ऑनर, ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स, जिसके पास बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो होते थे उसको बोलते थे वेल्लालर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो वेल्लालर बोलते थे, करेक्टली मैच पूछ रहा है। देन आपको ये याद रखना है, जो हल चलाने वाले होते थे उसको बोलते थे उजावर बोलते थे, जो ऑर्डिनरी हल चलाने वाला होता है, प्लाउमेन होते थे। तो ये भी आपको ठीक है, ठीक है। और लैंडलेस जो लेबर्स होते थे, लैंडलेस लेबर जो होते थे, है ना, उसमें स्लेव्स भी होते थे, उसको बोलते थे, याद रखना है, कदाई सियार और आदिमाई, ठीक है, कदाई सियाई और आदिमाई, ठीक है। तो सही सिर्फ आपका ये है, सब ठीक है ना। स्लेव्स और लैंडलेस लेबर को काडिसाई और आदिमाई बोलते थे, है ना। और ये तो साउथ इंडिया का बात हो गया। नॉर्थ इंडिया में जो होते थे, जो गांव के हेड होते थे, विलेज की हेड होते थे, उसको बोलते थे ग्राम भोजक, ठीक है, समझ में आ गया। ग्राम भोजक को बोलते थे। और जो फार्मर्स होते थे, है ना, जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे उसको बोलते थे गृहपति, है ना। इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो होते थे उसको गृहपति बोलते थे, ठीक है, क्लियर। और जो लैंड को ओन नहीं करते थे, है ना, एक्स्ट्रा फील्ड में जाके काम करना पड़ता था, उसको बोलते थे दास कर्माकर। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है आपको एक्सप्लेनेशन में, तो आप एक बार इसको देख लेना। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। करप्पाकड़, नानकेई, पनकेई और टोटकल, ये इसमें कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। सो देखिए, विजयनगर के एम्पायर के समय में, विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है। तो 2 एरिया हुआ करते थे, है ना। तो जो राइस जो होती थी प्रिंसिपल क्रॉप हुआ करते थे, और राइस जो होती थी वो 2 क्रॉप एरिया में होते थे। वन इज द कुदप्पाकर और वो एक होते थे संबा पसनम, ठीक है। तो राइस जो है सो प्रिंसिपल क्रॉप हुआ करता था विजयनगर एम्पायर में, और हार्वेस्टिंग जो होता था 2 क्रॉप एरियाज पे होते थे, वन इज द कुदप्पाकर और वन इज द संबा पश्चिम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी नहीं सही है, सो दिस इज नॉट राइट। अब आपको जो वेट फील्ड्स होते थे, है ना, साउथ इंडिया में, तो ड्राई फील्ड्स जो होते थे उसको बोलते थे पंकाई, ड्राई फील्ड्स को पंकाई बोलते थे, और वेट फील्ड्स को बोलते थे नानसाई। दिस इज ऑल्सो एक और गार्डन लैंड्स जो होते थे उसको तोताकल बोलते थे। और ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में लिखी हुई, यू कैन सी दिस बुक, है ना। Sometime for the same purpose the rivers were blocked with several successive dams. Dry fields were called Pankai, wet fields were called Nansai. Sometime there were wells which gave a limited but reasonably guaranteed quantity of water. Lands with well irrigation were used mainly for fruit tree and vegetable and were called garden lands टोटकल। तो ये एक ही जगह से उठाया हुआ है कि पंकाई, ननकाई और टोटकल, ठीक है। तो बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये टफ वन क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच 2 रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग और विजयनगर
के बीच में कौन सी नदी, दो नदी बहती है? अब ये आप तभी बता पाओगे कि कौन सी दो रिवर फ्लो करती है अगर आप इसकी मैप जानोगे तो। वैसे द आंसर इज कौन सी होगी? कृष्णा और तुंगभद्रा, बट आई एम शोइंग यू द रीजन। नाउ यू कैन सी दिस इज द गुलबर्ग, ठीक है ना, और यू कैन फाइंड एनीवेयर तुंगभद्र विजयनगर किंगडम में। आपको गुलबर्ग और किसके बीच में पूछा गया है? गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के बीच में, ठीक है। तो विजयनगर का जो है सो ये विजयनगर है, तो विजयनगर और इसके दोनों के बीच में जो दो नदी थी, वो नदी आपको कृष्णा और आपको तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ये आपको है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स, जिनकी मदर से नाम डिराइव होती थी, है ना, तो वो कौन से? तो ये पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, यौधेय या सतवाहन। तो सतवाहन रूलर जो होते थे वो मैट्रोनिमिक्स बोलते थे कि उनकी जो नाम होती थी वो मदर के नाम से डिराइव होती थी। जैसे आप यू कैन सी द गौतमी पुत्र सतकर्णी, और गौतमी जो है उनकी माता का नाम था, ठीक है ना। बट जो सतवाहन की जो नाम तो इससे होता था, बट जो राजा बनते थे, थ्रोन सक्सेशन ऑफ द थ्रोन, गद्दी जो मिलती थी, वो पैट्रिलिनियल होते थे, ठीक है, पैट्रिलिनियल। बस नेम जो है सो आपको माता के से आते थे, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि द विजयनगर किंग रूल्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस गॉड्स के नेम पे विजयनगर ये आपको एम्पायर का नाम होता था? राम, विष्णु, विठोबा और विरूपाक्ष। तो विजयनगर किंग्स जो होता था, जो रूलर होते थे, वो आप अपने आप को बोलते थे कि हम कुछ नहीं है, हमारा जो ये किंगडम है, जो हमारी किंगडम है, वो आपको चलाते हैं गॉड विरूपाक्ष। और जितनी भी जो रॉयल ऑर्डर होती थी वो विरूपाक्ष, गॉड विरूपाक्ष के, है ना, नाम पे साइन किए जा सकते थे, ठीक है। सो वो आप लोग बोलते थे कि हम कुछ नहीं है, गॉड विरूपक्ष के सेवक हैं, हम उनके बिहाफ में आपको ये साइन करते हैं कोई भी, और ये हम राज को चला रहे हैं। सो द आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर है? सो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आपको किस डायनेस्टी के रूलर है? आसान सा क्वेश्चन है। पुलकेशिन द्वितीय, अब अगर ईस्टर्न चालुक्य, पल्लवा, ईस्टर्न गंगा और वेस्टर्न चालुक्य। सो ईस्टर्न चालुक्य जो वादामी चालुक्य हुआ करते थे, वादामी चालुक्य जिसकी हेड जो होती थी वातापी में थे, है ना। तो ईस्टर्न चालुक्य, तो पुलकेशिन द्वितीय, जो पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, ये सब जितने भी थे वो आपको कौन से इसमें थे? आपको वेस्टर्न चालुक्य में, ठीक है ना। वेस्टर्न चालुक्य को बादामी चालुक्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न चालुक्य अगर आप बात करें तो आप इसमें अगर आप डायग्राम देखेंगे, सो ये तो आपको समझ गया बादामी चालुक्य। और दिस इज द वेस्टर्न चालुक्य, मान्यखेद वाला, और दिस इज द ईस्टर्न चालुक्य। तो चालुक्य डायनेस्टी जो है उसमें दिस इज द वेस्टर्न वेंगी वाला, और ईस्टर्न चालुक्य हो गया, इधर काकातिया है, इधर होयसाल है, इधर चोल है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया में। टेक्सटाइल के बारे में है, दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, कि जो चोल एम्पायर हुआ करती थी, वो चोल एम्पायर जो है वो आपको विविंग इंडस्ट्री को इनकरेज करती थी अपने, और वहाँ से उनको रेवेन्यू भी आती थी, है ना। और जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पाया गया है, वहाँ पे बहुत सारी टैक्स के बारे में लिखी गई हुई है। तो उसमें आपको टैक्स जो लिखा गया है, जैसे टैक्स है तड़ी इराई या तड़ी कदमाई, जो लूम टैक्स हुआ करती थी, लूम टैक्स, है ना, तड़ी कदमाई या तड़ी इराई, है ना, ये जो होगा तड़ी इराई या तड़ी कदमाई, दिस इज द लूम टैक्स। देन आपको अंकु तड़ी होती थी, अंकु तड़ी होती थी, पंजू पिली होती थी, जो कॉटन यार्न पे टैक्स लगती थी वो होती थी पंजू पड़ी, पंजू पीली जो होती थी वो कॉटन यार्न पे लगती थी। देन परुत्ती कदमाई है ना, बहुत सारी हैं। डायर्स पे कैबन्ना है, जो डायर्स पे टैक्स, मैं पूरी डिटेल आपको दे दिया हूँ, तो उसमें आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। बाकी तो इसमें क्या होगा, सो दिस इज द कॉटन यार्न, सही है। नोलयाम जो होते थे वो कॉटन जो थ्रेड होते थे, कॉटन थ्रेड पे टैक्स लगती थी, तो ये आपको नोलयाम हो गया। देन आपको डाइज पे मैंने बता ही दिया आपको।
इसके बाद क्लॉथ पे जो लगती थी उसको बोलते थे तड़ी पुदवाई, है ना। तो ये सब आपको इसमें आप ध्यान रख सकते हो इन चीज़ों पे, है ना। सिल्क वाला इसमें कहीं पे कोई ऐसी नहीं मेंशन है ना। सो दिस शुड नॉट बी राइट, ये नहीं सही है। और ये आपको 1 and 2 इज़ द राइट। तरी कदमाई जो है मैंने बता दिया कि लूम टैक्स है। क्या है? लूम टैक्स। ओके। सिल्क थ्रेड पे कौन सा टैक्स लगता था ना? सिल्क थ्रेड पे जो टैक्स लगता था उसका नाम था पट्टाडई नूलयम। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। सिल्क थ्रेड पे कौन सी टैक्स लगती थी। बाकी आपको डिटेल सारी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, सारी देख लो आप। जो टैक्स है तड़ी इराई, तड़ी कदमाई, अच्चू तड़ी, तरी पुदवाई, पंजू पीली, परुती कदमाई, है ना, नूलेयम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रूलर विंध्य शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रिसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विच विच ऑफ द फॉलोइंग। किस डायनेस्टी के थे ये? किस डायनेस्टी के विंध्य शक्ति हुआ करते थे? ये आपको वक्टका डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। मतलब कह रहा है कि गुप्ता एज के बाद, है ना, गुप्ता काल की पूर्ववर्ती अवधि का शासक विंध्य शक्ति होते थे, वो किस राजवंश से संबंधित है? सो ये जो विंध्य शक्ति है वो वक्टका डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे, है ना। और विंध्यवासिनी एक गॉडेस हुआ करती थी, उनके नाम से इनका नाम पड़ा था विंध्य शक्ति, है ना। तो ये ऐसा माना जाता है। सो दिस इज द वक्तका, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि जो सतवाहन को पुराण में किस नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना, किस विशेष नाम से जाने जाते हैं सतवाहन को। तो सतवाहन को पुराण में आपको ऐसा आंध्रा से जाने जाते हैं। सतवाहन को पुराण में आंध्राज के नाम से जाने जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। देन हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स इज डिस्क्राइब्ड in an inscription as the supreme being the cause of the prosperity of the good and the destruction of the bad। कौन ऐसा राजा था जिसको इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये सबसे सुप्रीम बीइंग है ना। जितनी प्रोस्पेरिटी होती है ना, वो इनके कारण से होती है, और ये बैड को विनाश के कारण विनाश करते हैं। सो ये किसके बारे में लिखा हुआ है? दिस इज ऑल्सो आपको जो प्रयाग प्रशस्ति थे, प्रयाग, इस पर मैंने डिटेल में बहुत आपको आगे पढ़ाया था। सो प्रयाग प्रशस्ति होते थे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज पुरुष मतलब द सुप्रीम बीइंग। ये जो समुद्रगुप्त के प्रेज में ये चीज़ें लिखी हुई है कि ही इज पुरुष मतलब ही इज द सुप्रीम बीइंग, ठीक है ना। और ये पूरा आपको कंपेशन, ही इज पोसेस्ड ऑफ कंपेशन, उसके बारे में बड़ाइयाँ लिखी हुई समुद्रगुप्त के बारे में। सो दिस इज द प्रयाग प्रशस्ति, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला है कि ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर हु कंपेयर मेडिवल विजयनगर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये बता रहा था विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो मैंने कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से ऐसे विजिटर्स थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की रोम से तुलना की थी। तो ये कौन थे? डोमिंगो पेस। तो ये आपको पता होगा। बाकी ये भी आए हुए थे, ये भी आए थे, और ये मर्चेंट थे। ये मैंने सबको रशिया के, ये इटली के, ये सब मैंने आपको बता दिया था पहले, है ना। सो ये पुर्तगाल के थे डोमिंगो पेस। सो द आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय की जो कैपिटल सिटी थी विजयनगर, वो कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड थी? आसान सा क्वेश्चन है। विजयनगर किंगडम जो है सो तुंगभद्र रिवर के बैंक पे आपको सिचुएटेड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया की जितनी भी क्वेश्चन थी अभी तक 2023 में जो क्वेश्चंस थे जो पूछे हुए थे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में, मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को कंसिडर करें। इवन 1995 से यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे थे, कुछ क्वेश्चन हमने नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली है बिकॉज ड्यूरिंग एक्सप्लानेशन और सेम टाइप के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज वो आपसे पूछा गया है, इसलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिवल इंडिया। अब आगे कोई भी एग्जाम होगी सो विल ऐड दैट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिवल। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न इंडिया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट, जो सीसेट के क्वेश्चन हम लोग करते हैं रैंकिंग, सीक्वेंसिंग और अरेंजमेंट के, उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देयर आर 4
टेनिस प्लेयर, 4 टेनिस प्लेयर हैं, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी है। सो 4 जो हैं वो टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। 4 जो हैं, अच्छा 6 वीमेन की ग्रुप है, 4 टेनिस प्लेयर हैं, 4 जो है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, ठीक है। एक पोस्ट ग्रेजुएट है जो कॉमर्स में है, ठीक है, और 1 पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स, और 3 जो है 3 हैं जो बैंक एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कुछ कंडीशन दिए हुए उसको हम लोग देखते हैं। अब क्या है ना, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है कि विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉय। तो बैंक एम्प्लॉय जो 3 हैं उसमें कौन कौन है, विमला एंड कमला, ये तो यहाँ तक क्लियर है। विमला एंड कमला आर बैंक एम्प्लॉय। इसके बाद कुछ अनएम्प्लॉयड भी हैं। सो अनएम्प्लॉयड में कौन कौन है, अमला एंड कोमला। सो दिस इज द कमला, सो अमला एंड कोमला, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। अब है कोमला एंड निर्मला आर अमॉन्ग द टेनिस प्लेयर। सो 4 टेनिस प्लेयर हमने बोला था, ये 4 टेनिस प्लेयर हैं, उसमें 2 का तो नाम बता दिया हमें, क्या क्या बोला है, कोमला, कोमला एंड निर्मला, तो 2 तो हो गया, ठीक है। इसके बाद अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी whom 2 आर बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन आ गया, अमला, कमला, देन कोमला और निर्मला। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। और इसमें से 2 बैंक एम्प्लॉय है, तो विमला और कमला बैंक एम्प्लॉय है ना, बैंक एम्प्लॉय। अच्छा कमला तो है ही, तो कमला कमला तो ये ठीक ही है, तो एक विमला है हमारा, है ना। सो अब इसमें एक विमला भी है, तो 2 इसमें है, तो एक तो कमला हो गया, बाकी इसमें से अमला कोमला। अमला कोमला तो अनएम्प्लॉयड है, तो अमला कोमला तो होगा नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। इसका मतलब बैंक एम्प्लॉय एक निर्मला होगा, तभी तो ये आपको अमला और निर्मला 2 कॉमन हो गया सोशियोलॉजी वाले में। अब इफ श्यामला इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, तो ये जो होएगा श्यामला है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। सो टेनिस प्लेयर जो है कोमला और निर्मला है, कोमला और निर्मला है, और टेनिस प्लेयर भी है, बोथ द टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। तो बैंक एम्प्लॉय विमला, कमला और निर्मला है, तो निर्मला तो है ही इसमें, निर्मला जो है वो आपको टेनिस प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय भी है, ठीक है। बाकी कोमला तो है नहीं, सो निर्मला वी कैन राइट दैट आंसर इज निर्मला। तो ये आसान सा है, अगर आप इसको लिखते तो इसमें आपको समझ में आ जाती। तो श्यामला का भी बता दिया, तो श्यामला होगा नहीं, सो द आंसर इज निर्मला, ठीक है। इतना ही से हमारा काम चल गया। अगला क्वेश्चन है कि ABCDEF एंड G आर लेक्चरर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर who participated in a conference. Each one of them is specialized in different subject: economics, commerce, history, sociology, geography, mathematics और statistics. अब ये है, इसको बनाते हैं। पिछले दिन भी हम इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब इसमें सिटीज और ये चीज़ें दी हुई है। सो लेट अस अज्यूम हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें 2 ही चीज़ दी हुई है, तो ABCDEFG, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ें। चलो, पहला है कि लेक्चर फ्रॉम कानपुर स्पेलाई, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेक्चर डी इज फ्रॉम शिलोंग, है ना, डी शिलोंग से है, तो यहाँ पे हम लोग सिटी लिख लेते हैं और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं। तो डी जो है सो शिलोंग से है, सो जस्ट राइट शिलोंग, ये स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इतने स्पेस हमें फिल होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। सो डी शिलोंग से है, सो ये आपका हो गया, हमने कर दिया। देन लेक्चर सी फ्रॉम दिल्ली, स्पेशलाइज इन सोशोलॉजी। सो डी में अगर आप हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा लेक्चर सी है ना, तो सी यहाँ पे लिखे दिल्ली और यहाँ पे लिखे सोशियोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक कुछ लेक्चर सी फ्रॉम दिल्ली स्पेशलाइज इन सोशियोलॉजी। लेक्चर बी इज स्पेशलाइज इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी जो है ना ही हिस्ट्री है ना ही मैथमेटिक्स है, साइड में लिख के रखते हैं नाउ, ठीक है। तो इसको अभी नहीं देखते हैं, 2 हमने कट किया है। अब क्या है, लेक्चर ए हुई स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। तो लेक्चर ए हुई स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स, इतना तो हम लोग का काम चल गया कि ए जो है वो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ए जो है वो आपको हैदराबाद से नहीं है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नॉट फ्रॉम द हैदराबाद, हैदराबाद से नहीं है। लेक्चर एफ हुई स्पेशलाइज इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर, ये पूरा दी हुआ है। लेक्चर एफ जो है वो आपको श्रीनगर से है, श्रीनगर, और ये कॉमर्स। लेक्चर जी हुई स्पेशलाइज इन स्टैटिस्टिक चेन्नई, तो ये चेन्नई से है और स्टैटिस्टिक है। तो जी, एफ और सी ये तो फील्ड ही है ना। अब हमको ए, बी, डी और ई को फिल करनी है, समझ में आ गया। तो इसको फिल करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये फिल होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो ये भी हो गया। नाउ हमारे पास ये 3 है, लेक्चर फ्रॉम कानपुर और ज्योग्राफी। जो दोनों खुले, जो दोनों ओपन है वो बी है और ई है। बी और ई जो है वो आपको दोनों ओपन है ना। तो बी में या ई में होगा क्या, लेक्चर फ्रॉम कानपुर और ज्योग्राफी। सो कानपुर ज्योग्राफी कहीं एक जगह पे सेट कर जाएगा, समझ में आ गया। कानपुर ज्योग्राफी एक जगह पे सेट कर जाएगा। अब हम लोग को बात करते हैं कि बी में हमें ये बोला है, बी में क्या बोला है, बी में देखिए क्या बोला है कि हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपको बी नहीं है। बी ना ही हिस्ट्री है ना मैथमेटिक्स है, तो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं है, तो वी कैन राइट हियर दैट इट इज बी में हम लोग कानपुर और ज्योग्राफी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स है नहीं, तो वी कैन राइट हियर कानपुर एंड ज्योग्राफी। तो हमारा लेक्चर फ्रॉम कानपुर जो होगा स्पेशलाइज, तो ये भी चला गया। अब हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नहीं है, तो बाकी जो हमारा बच रहा है हिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो कोई भी एक हिस्ट्री होगा, कोई भी एक मैथमेटिक्स होगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बी हिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है और ए हैदराबाद में नहीं है, ए में हैदराबाद नहीं होगा, तो ए में हैदराबाद नहीं होगा तो ई में हैदराबाद लिख दो। ई में हैदराबाद लिख दिया तो क्या बचा, ई में हैदराबाद, तो ये हमारे पास में एक बच रहा है मुंबई। सो वी कैन राइट हियर मुंबई, है ना। अब शिलोंग, अब हमारे पास में हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे हिस्ट्री या मैथमेटिक्स में होगा, दोनों में से कोई में भी फिल हो जाएगा। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी द क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्योग्राफी में स्पेशलाइज कौन है, तो ज्योग्राफी वाला कहाँ पे फिट बैठा हमारा, बी में। सो द आंसर इज बी। सो हु इज स्पेशलाइज इन ज्योग्राफी, इट्स अ बी। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है कि टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, इकोनॉमिक्स वाले कौन सी सिटी में बिलोंग कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स जो होगा, इकोनॉमिक्स वाली है हमारे, सॉरी इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स कहाँ गया, ये आपको मुंबई में बिलोंग करते हैं। सो वी कैन राइट हेयर इट्स अ मुंबई, मुंबई में इसका आपका आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद में कौन बिलोंग करते हैं, तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद में ई बिलोंग करते हैं। सो वी कैन राइट हेयर ई शुड बी द आंसर ऑफ हैदराबाद बिलोंग करते हैं। सो इसमें ई हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, सोसाइटी में 2 तरह के लोग हैं, एक फाइटर्स हैं, एक कवार्ड्स हैं, है डरपोक हैं। 2 कवार्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स, जो 2 कवार्ड्स हैं, है ना, वो 2 कवार्ड्स जो हैं वो आपको फ्रेंड होंगे। और फाइटर एंड कवार्ड आर ऑलवेज एनिमीज, मतलब फाइटर एंड कवार्ड जो होगा वो हमेशा एनिमी है। 2 डरपोक लोग मित्र हैं और फाइटर और ये जो है सो नहीं। अब फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर, ठीक है, फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर, है ना। नाउ इफ़ ए एंड बी आर एनिमीज, ए और बी एनिमीज हैं, है ना, ठीक है। सो ए और बी जो है एनिमीज हैं। सी एंड डी आर फ्रेंड्स, सी और डी फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सी और डी फ्रेंड्स हैं, मतलब सी और डी जो है सो दोनों कवार्ड्स हैं, डरपोक हैं, कायर है, ठीक है ना। सी और डी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का मतलब हमने 2 फ्रेंड्स जो होंगे तो 2 कवार्ड्स होंगे तो वो फ्रेंड होते हैं, तो सी और डी फ्रेंड्स हैं, मतलब सी और डी कवार्ड है, तो ये तो हमें काम कर गया। ई एंड एफ आर इनडिफरेंट टू ईच अदर, तो ई एंड एफ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू, मतलब जो इनडिफरेंट होंगे वो फाइटर होंगे। सो ई और एफ जो है सो इनडिफरेंट है, तो इसका मतलब ई और एफ जो है, ई एंड एफ जो है वो आपको फाइटर्स हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। देन ई एफ आर इनडिफरेंट टू ईच अदर, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, ए और ई जो है सो एनिमीज नहीं है। और दूसरा क्या कर रहा है, वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, मतलब बी और एफ एनिमीज है। और एनिमीज में हमने क्या पढ़ा था, 2 फाइटर एंड कवार्ड आर ऑलवेज एनिमीज, मतलब बी और एफ जो है वो एनिमीज है। तो हमने देखा क्या है कि एफ तो फाइटर है, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, एफ फाइटर है
है ना। बी ऑन दो, अगर मान लीजिए एनिमीज कब होगा, जब एक कायर और एक फाइटर अगर दोस्त हुए, एक कायर और एक फाइटर जो होगा वो एनिमीज होगा, ठीक है ना। तो एफ तो हमें पता है कि फाइटर है ना, तो बी क्या हो जाएगा, कॉवर्ड, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि डरपोक कौन कौन होगा, तो डरपोक में कौन कौन, ए बी सी डी जो है उसका वो डरपोक होगा, और ए ई एफ जो होगा वो फाइटर होगा। समझ में आ गया, समझ में आया, बी सी डी, तो ए ई एफ आर फाइटर शुड बी द आंसर, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो फेल्योर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, आप लगे रहो, सफलता मिलेगी। So thank you all for watching. You can get the PDF on the Telegram channel PYQ_Pedia. Thank you.